मुनाफे की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। बस सीएनबीसी आवाज आपको ये भी मौका देता है कि आप अपनी राय हमसे शेयर करें। आप क्या इस कार्यक्रम को देखकर फील कर रहे हैं, आप अपना राय हमें ज़रूर बताएं। और हर रोज़ हम एक सवाल आपसे ज़रूर पूछते हैं। तो आज का हमारा सवाल नोट कर लीजिए कि निफ्टी आज 11,000 के ऊपर जाएगा। तो देखिए दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी 11,011 के आसपास, लेकिन क्या बंद होगा, ये है बड़ा सवाल। तो अपना अभी हम जाइए सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर, CNBC_ आवाज़ है ट्विटर हैंडल का नाम, और वहां पर जाकर इस सवाल का जवाब दें। कल का सवाल भी बहुत ही गजब, कल का सवाल तो गजब था। और कल देखिए, कल सवाल तो खैर हमने पूछा, लेकिन बाजार ने जो रिएक्शन दिया ना वो अल्टीमेट था। अच्छा, एक मुझे याद आता है कल जो सवाल था दीवान साहब, वो ये था कि 10 रुपए से नीचे वाले शेयरों को क्या FNO से बाहर कर देना चाहिए। तो उसमें जो एक का जवाब है जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे नजर आया, वो मैं आपको बताता हूँ। सब लोग कह ही रहे थे, 91% लोग कह रहे थे बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन एक शख्स ऐसे थे, मैं सोच रहा था ये बाकी बचे हुए कौन है, तो कह रहे थे नहीं, हमें तो शॉर्ट ही करना आता है। तो यही 3-4 शेयर जो हैं 10 रुपए से नीचे वाले, हम बाजार में नए हैं, हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कुछ लोग वो कौन थे जिनको हम ढूंढ रहे थे, वो जवाब हमें मिल गया, क्योंकि लोग नीचे अपना लिखते भी हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करते उस पोल में, तो आपका सवाल आपका जवाब क्या होता? अगर आप 10 रुपए से नीचे वालों को FNO से निकाल देंगे तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सही है। जो इतने लोग जो रोज आके सिर्फ ये इस पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लाइटर नोट, मतलब ये ऐसा है कि कुछ लोग इस पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि अच्छे इस टाइप की जो स्टॉक जो शॉर्टिंग कैंडिडेट है वो जब इस सूची से बाहर हो जाते हैं, तो ये है। बट पॉइंट इसकी, जो कंपनी 10 के नीचे इट डजंट डिजर्व टू गो अप, तो इसलिए वो लॉजिकली वो शॉर्टिंग कैंडिडेट ज्यादा बन जाते हैं। तो जिन्होंने 80-90% वैल्यू डिस्ट्रक्शन किया है, उनको आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और आज वाले सवाल का जवाब बताइए कि थोड़ा जो वो तो टेक्निकल लेवल्स नहीं सर, आपसे जानना है, आप भी तो मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से हेवी वेट्स में चाल आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन डिस्टिंक्टली आ रही है। चाहे वो रिलायंस में एक आध दिन आती है, कभी एक्सिस लीजिए, इन्फोसिस भी आ जाती है, कभी HDFC बैंक, वो उस लिहाज से ये 11,000 के ऊपर जाने में कोई ज्यादा वैसा कोई अब वो नहीं बंद होगा सर, नहीं होगा, हाँ या ना? नहीं, मेरे हिसाब से होगा ना। तो आप भी हाँ हैं और आप भी हाँ हैं। एक और विद्वान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष चतुर्मोहता जी। आशीष जी बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या है जवाब? गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। जैसे कि प्रकाश जी कह रहे थे, मैं एग्जैक्ट स्टॉक्स के साथ बोल सकता हूँ। HDFC ट्विंस, दोनों ही जो HDFC ट्विंस है वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में। रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। आपका जो IT पूरा बास्केट है वो 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के अंदर में खड़ा हुआ है। तो इससे ज़्यादा वेटेज आपको बाजार से चाहिए नहीं, और अगर से ये स्टॉक स्ट्रेंथ में है तो कोई कारण नहीं होगा। और ये तो सभी जानते हैं कि अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 20-25 स्टॉक के अंदर ही बना हुआ है, बट अभी भी इसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं आया। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है जो निफ्टी को 11,150 तक लेकर जा सकती है। तो आपको बताता हूँ, पिछली बार जब ऑल टाइम हाई लगा था तो दीवान साहब कहते थे निफ्टी के 5 पांडव ऑल टाइम हाई लाएंगे, याद है दीवान साहब? यही कहा था ना। उसके बाद एक वो नया नाम आ गया ना, ऋतिक स्टॉक्स आ गए। ऋतिक स्टॉक्स आ गए, तो वो हमने तो 5 देखे थे, ऋतिक में 7-8 सही है। ऋतिक को एक बार याद दिला दीजिए, क्या थे? वही था, HDFC, रिलायंस था, ICICI बैंक था, TCS था, वही स्टॉक्स हैं, ऋतिक स्टॉक, और कोटक बैंक था लास्ट। कोटक बैंक, चलिए ऋतिक स्टॉक्स है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अब बात करते हैं, कल देखिए 3:29 पर टेक महिंद्रा के नतीजे आए। क्या शानदार नतीजे थे। अभी IT की बात कर रहे थे ना आशीष, और नतीजे बेहद शानदार थे। आइए एग्जैक्टली इन नतीजों के बाद हाउस व्यूज़ क्या हैं इन पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वरुण, क्या टारगेट्स आए हैं अब निकल के? देखिए, नतीजों के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने टेक महिंद्रा के जो टारगेट्स है वो बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले CLSA आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहा है और प्राइस टारगेट 720 से बढ़ा के 810 का कर दिया है। इनका कहना है खासकर जो टेलीकॉम बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन देखने मिला है, स्ट्रॉन्ग डील विंस देखने मिले हैं, उससे काफ़ी खुश है। और मार्जिन का जो बेहतर सप्लाईज आया है वो काफ़ी बेहतर है, और इसके लिए आउट परफॉर्मर का कॉल, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। और दूसरा है क्रेडिट स्विस, इन्होंने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट बढ़ा के 950 का कर दिया है। यहाँ ये भी कह रहा है कि टेलीकॉम की जो स्टोरी है वो अब पैन आउट होना शुरू हो गई है इस कंपनी के लिए। और देखिए, ये कहते हैं कि करंट लेवल्स पे इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है
वो भी इनको काफ़ी बेहतर लगते हैं और इसके लिए खरीदारी की सलाह है और 950 रुपये का प्राइस टारगेट। तो नतीजों के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस खुश है, प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। चतुर मोहता जी, ये कैसे लगे नंबर्स के बाद? आपका थोड़ा सा मूवमेंट जरूर आया होगा, दिखाते हैं इसका इंट्राडे चार्ट, क्योंकि लास्ट में आया था ये, लेकिन पूरा जो इम्पैक्ट है वो आज आएगा। तो वरुण बता रहे हैं CLSA का 810 का टारगेट, और इसमें जोड़ दूं कोटक ने भी कहा है कि उनका 875 का टारगेट है, उनकी भी ऐड की रेटिंग ही है। टेक महिंद्रा कैसा लगता है आपको? हेमंत, इस स्टॉक को हमने लास्ट थर्सडे भी एक रिकमेंडेशन दी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी, और अब तो जिस तरह का रिजल्ट आया है उसमें मुझे लगता है अब स्टॉक कहीं ना कहीं 810 820 के स्तरों को छुएगा। और एक थोड़ा सा जो डेटा है वो मैं आपको इसके सामने प्रेजेंट करूँगा। 2015 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 755, उसके बाद ऑलमोस्ट हमको 3-4 साल लग गए उन लेवल्स पर वापस आने के लिए, और इसने अपनी एक पूरी साइकिल जो है उसको कंप्लीट किया। इसको हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। इसने पूरा एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट वाला लंबा चार्ट दिखाऊं जिसमें दिखेगा सर? देखिए 2015 के हाइस से अगर से आप चार्ट लगाएं तो आपको राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन मिलेगा। और राउंडिंग बॉटम जो है हेमंत, वो वैसे भी एक लॉन्ग टर्म चार्ट होता है, वो जनरली शॉर्ट टर्म में आपको उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो करीब करीब 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद, जब 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉक निकल रहा है और इस तरह के नंबर्स के साथ निकल रहा है, तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहेगा। 800 820 शायद बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट हम बात कर रहे हैं, बट जिस तरह के ये चार्ट है उसमें इवेंचुअली ये स्टॉक आने वाले समय में 900 950 के स्तरों को छुए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। राउंडिंग बॉटम कटोरी नुमा अगर आप देखें फॉर्मेशन होती है, प्राइस नीचे आता है, एक ही कटोरी होती है, वो होता है कप एंड हैंडल है एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये कप, ये हैंडल, वो होती है वो कप एंड हैंडल। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का बता रहा हूँ, सीख रहा हूँ सर। ये प्रकाश जी, बहुत राउंडिंग बॉटम, तो ये तो टेक्निकल परिभाषा हो गई। आपको कैसे लगे नतीजे? ये आप 5G खरीदेंगे सर? 5G जब आएगा, 4G है, ये कंपनी कह रहे हैं सब लोग कि इसलिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है 5G से इम्प्लीमेंटेशन से। अब दुनिया भर में तो 4G भी पूरा यूज नहीं होता मेरा। ये बात तो सही है। मैं तो आप पिक्चरें वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह फोन पे नहीं देखते? अभी भी वो पुरानी चीजें, आदत पढ़ने की है, तो ये सब काम नहीं आता। आप लोग को सुन लेते हैं ना, तो वहाँ तो 4G की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट इसमें रिजल्ट्स में जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इनके जो कांस्टेंट करेंसी मार्जिन है, वो तीनों बड़ी कंपनी आप लें, अगर इन्फोसिस, TCS, विप्रो, जिन्होंने अच्छे ठीक ठाक मतलब आंकड़े दिखाए, उनसे इम्प्रूव हुए, मतलब उससे अच्छे सुपीरियर मार्जिन दिए। और ये वाला वर्टिकल जो इनका है, जो टेलीकॉम का, ग्लोबली ये कोई इतना चल नहीं रहा था, पर इसमें भी इस टाइप का ट्रैक्शन आना जो है, ये बड़ी बात हो जाती है। सो आई थिंक वैल्यूएशन के तौर पे भी थोड़ा सॉफ्ट है मतलब बाकी के कंपैरिजन में, तो वहाँ एक कैचअप प्ले आ जाएगा जो विप्रो में आया। विप्रो ने जो 335 के ऊपर 25-35 के ऊपर जो सीधी छलांग मारी 50 रुपए की, जो कोई इतने महीनों में, सालों में नहीं मारी थी। सो आई थिंक वैसी उस टाइप का मूव जो है पसंद है ना सर आपको लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल। चलिए, तो नजर रखिएगा। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो इसकी 4.3% रही है, और इन्फी की 4.2% रही है। TCS की कुल 1.8% है। तो सोचिए इसकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है, विप्रो की 2.4 थी। तो ये सब काम मैं आशीष का आज कर रहा हूँ, क्योंकि आशीष दरअसल जैकपॉट बनाने में लगे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये हेमंत क्यों आज बताने लगा IT का। आशीष बना रहे हैं जैकपॉट, और जैकपॉट आपको वो बताएंगे थोड़ी देर में 9:01 पर। लेकिन वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जो है वो बताने वाले हैं अब HPCL के नतीजे बाजार बंद होने के बाद कैसे आए, और उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बताइए वरुण। देखिए, HPCL पे सिटी की एक रिपोर्ट है, और ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 285 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो मार्केटिंग का कारोबार है वहाँ थोड़ी कमजोरी देखने मिली, इसके लिए Q3 एक मिस है, लेकिन GRM में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, और वो इनफैक्ट GRM एक सरप्राइज था इनका कहना है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो टेम्पररी मार्जिन में हिट देखने मिला है, हो सकता है कि आगे वहाँ थोड़ा रिलीफ मिले, और सबसे बड़ी बात ये कह रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इस काउंटर पे शायद थोड़ा म्यूटेड रहे इलेक्शंस तक। तो इलेक्शन एक बड़ी चिंता है इस काउंटर के लिए, लेकिन अभी भी खरीदारी की सलाह 285 रुपीज़ के प्राइस टारगेट है। खरीदारी की सलाह, लेकिन अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा 12 महीने के चार्ट लेकर आइए। बाजार ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इनफैक्ट प्रकाश में जो पोस्ट बजट जब मैं जितनी विशेषज्ञों से बात हुई, एनालिस्ट से बात हुई, अवॉइड कैटेगरी में रखा उन्होंने पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस को, सिर्फ रिलायंस को माइनस करके। आपकी राय क्या होगी नंबर्स पे? नहीं, मुझे नंबर्स कोई खराब नहीं लगे। वही एग्जैक्टली बाजार इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? फिर बाजार इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? बिकॉज ऑफ जो मर्जर, अभी ये जो इसमें जो M&A और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज जो हुई, एक्शन जो हुए ना, वो बाजार को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए। तो उसमें क्या होता है कि कहीं से भी आपको झटका कौन से बिजनेस से आएगा, ये अभी तक नहीं समझ आ रही। और सेकेंडली ये क्या है कि सरकार ये वल्नरेबिलिटी इस पे और टोबैको कंपनी इस पे ये रहेगी कि जहाँ पैसा है वहाँ से जहाँ बटोर सकते हैं, अगर कुछ डेफिसिट कम करने की वो आई गुंजाइश
गुंजाइश जहाँ भी है, तो इसमें ये थोड़ा बहुत इसमें मार पड़ सकता है। तो लोग इसको अवॉइड इस वजह से, इट्स एन अवॉइड नॉट अ सेल, मतलब कि आप इसको इससे दूर रहिए। और इलेक्शंस जब जब नजदीक हो जाते हैं तो फिर ये डर रहता है कि अगर कच्चा तेल बढ़ गया तो पास ऑन नहीं करेंगे, तो वो डैमेज इनको ज्यादा लगने लगता है। तो ये वही मैंने कहा ना, वो सिन टैक्स हो गया, टोबैको और लिकर पे जो रहता है, वैसे इस पे ये भी एक कैश का हुआ है, इसको भी आप थोड़े दिन बाद वो फायदा कराओगे, अभी तो इसको इससे निकालो जो। सो उस टाइप का माहौल है, बट आई थिंक नंबर्स में कोई दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। और रिलायंस जो चल रहा है, या रिलायंस पे प्रेफरेंस जो लोगों का है, वो अब रिलायंस इज नो मोर अ प्योर हाइड्रोकार्बन बिजनेस। वो ऑयल एंड गैस तो रहा ही नहीं है अब, तो मतलब जो आप जिसका आंकलन कर रहे हो वो रिटेल और जियो की वजह से कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा अलग से इसलिए लोग देख रहे हैं। आशीष, कैसा लगता है बाउंस बैक में कहाँ तक जा सकता है? देखिए, है तो सपोर्ट पर अभी तक स्ट्रेंथ नहीं आई, जो थोड़ी देर पहले वीरेंद्र कह रहे थे। और डेटा में ऐसा कोई बहुत हैवी शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, बट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशंस भी बन नहीं रही है। जो मुझे लगता है 226 के क्रॉस होते ही आप इसमें देखेंगे एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी ट्रेडर्स के लिए। मेरे हिसाब से जब तक 226, ये जो मैं फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं 221.70 पे बंद हुए, 226 ये लेवल ब्रेकआउट लेवल होगा, जहां पर पे लॉन्ग बिल्डअप भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तब तक के थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, एचपीसीएल और टेक महिंद्रा पर आप देखें कि आपने हाउस व्यू समझ लिए और बात भी हमने कर ली। वरुण, बाकी दूसरे कौन से हाउस व्यूज हैं स्टॉक्स पे, बताइए। देखिए, शुरुआत करते हैं गेल से। तो इस कंपनी के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस को इस कंपनी के नतीजे तो अच्छे लगे हैं। सिटी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, हालांकि प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए है, 365 से बढ़ा के 370 का कर दिया है। और उन्होंने FY19 से 21 का जो अर्निंग्स एस्टिमेट है उसे 6 से 9% तक बढ़ाया है। HSBC भी खरीदारी की सलाह दे रहा है, 487 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि रिसेंट जो करेक्शन आया है स्टॉक में, उसके बाद इस कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये जो स्टॉक है गेल, वो इनका टॉप पिक है। अब आते हैं मेरिको पे। तो सिटी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है और प्राइस टारगेट 430 के दिए है। इनका कहना है कि Q3 के जो नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी थोड़े कमज़ोर है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इस कंपनी की इंटैक्ट है। और खासकर जो कोपरा की कीमतें गिर रही है वो एक फ़ायदेमंद रह सकता है इस कंपनी के लिए। क्रेडिट स्विस भी मेरिको पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 380 से बढ़ा के 430 का कर दिया है। इनका कहना है कि आगे जाके यानी कि FY20 में इस कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी बेहतर रह सकते हैं, स्टेडी रह सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल अर्निंग्स एस्टिमेट है उसको 2% से गिराया है, क्योंकि जितनी कोपरा की कीमतें में गिरावट ये सोच रहे थे शायद उतनी नहीं हो। वही मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 394 के प्राइस टारगेट दिए गए हैं। अब आते हैं अपोलो टायर्स पे। तो यहाँ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से प्राइस टारगेट कट आए हैं। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 240 से कट करके 210 का कर दिया है। EPS एस्टिमेट जो है उसे घटाया गया है। कहीं ना कहीं इंडिया के जो कारोबार है वो जो है कमज़ोर था इनका बिजनेस, इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। सिटी भी जो बाय का कॉल दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट काटे गए, 305 से काट के 285 का कर दिया है। ACC यहाँ खरीदारी की सलाह है, लेकिन सिटी की तरफ से जो प्राइस टारगेट है वो काटा गया है, 2000 से कट करके 1900 का कर दिया है। और अब आते हैं भेल पे। नतीजों के बाद देखिए CLSA तो यहाँ प्राइस टारगेट काट रहा है, सेल का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 86 से काट के 56 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई वो एक वन ऑफ था। हालांकि इस कंपनी के जो ऑर्डर बुक है, जो बैकलॉग है, उसके ऊपर मार्केट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये CLSA का कहना है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 100 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। और सिटी जो है न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 84 रुपये के प्राइस टारगेट भेल पे दिए गए हैं। वीरू शुक्रिया वरुण, ये हमारी अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरू बताइए, कल हम लोग यही कह रहे थे कि ये भेल जो है वो FTD स्टॉक है, फ्लैटर बेस वॉलेट हो गया 62 रुपए का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। बागले साहब, अच्छा, मैं उसके आगे जो कल कहा था वही दोहराता हूँ। तो वीरू को और बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो फैक्टर्ड इन है कि 63 जैसे ही ब्रेक होगा ये 50 तक जाएगा। कल के दिन में 55 का लेवल दिखाई दिए, ये हो सकता है बाउंस बैक होगा, बट मुझे नहीं लगता है 58-59 के ऊपर सस्टेन होगा और वापस ये 50 जाना चाहिए। क्यों नहीं चलता सर, ये नंबर्स क्यों खराब आते हैं हर बार? नंबर्स खराब आते हैं इसलिए नहीं चलता, सो दैट इज वन। नंबर्स क्यों खराब आते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है इसमें आपको ख्याल हो तो 2013-14 तक इन्होंने इतना एक्सपेंशन किया था कि जिसको देखो बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर जो BTG जो ये सप्लाई करते थे लार्जली, सब लेके बैठे हुए थे। लेकिन किसी के पास कोयला नहीं था, किसी के पास इवैक्यूएशन की फैसिलिटी नहीं थी। चाइना से कंपटीशन, तो और वो चाइना से जो आने लगा था मॉडल, वो एक नया वो लो कॉस्ट लो इसका वॉटेज का जो बना था, डी रेट हो गया स्टॉक। और आप शायद इससे वाकिफ हो गए। तो इन्होंने जो रेलवेज में इनका अच्छा खासा जो काम था, जो साख बनी हुई थी स्टार्टिंग में, वो छोड़ दी। उस पे से जैसे ही ध्यान हटाए तो बाकी लोग जो सीमेंस, ABB सब जो आ गए वहां पे,
वहाँ पे भेल का थोड़ा सा मार पड़ा, वो एक बहुत अच्छा कैच। कुछ टरबाइंस भी इनकी फेल हो गई थी, आपको मालूम है यूपी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। काफी जगह इनके वही मैं ट्राई कर रहे खराब खबरें सब बता रहे हैं वीरू। जो प्रोडक्ट इनके खराब खबरें बीएचएल के साथ बहुत रही हैं। 94-95 में बीएचएल ने प्रोजेक्ट शुरू किया था स्वाति। अच्छा, ठीक है, एक 4 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया था। हम छोटे छोटे थे, 5वीं 6वीं 7वीं में थे उस वक्त। एक बीएचएल कैंपस में एक एयरपोर्ट बनाया गया था, वो क्रैश हो गया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, तो वो तो खैर आपको एयर स्ट्रिप क्रिकेट खेलने काम आ गई होगी बाद में, वो हटा दिया गया, वो अच्छा हटा दिया। बट इनके प्रोडक्ट स्ट्रेंथ जो है, जो पहले एक जमाने में होती, क्योंकि मोनोपोली जैसा था, सही है, वो चैलेंज जब से होने लगी है तब से कोई इतनी कोई खास कामकाज में इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं है। चलिए, घाव जो है वो थोड़े से हरे हो गए। खैर, गाँव हरे। मैरिको की बात कर लेते हैं प्रकाश जी। आई मीन, इस बार डाबर ने जो कमाल किया ना, एचयूएल ने जो मजा दिलाया, वो इमामी ने खराब कर दिया और मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ 4%। क्या कहेंगे अब आप? अब क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट करना चाहेंगे आप, बेस्ट एंड वर्स्ट, या फिर बेस्ट या नॉट गुड वन? नहीं, हमेशा रहता है हर सेक्टर में ऐसे, चाहे आप वो ऑटो हो या कंजम्पशन या एफएमसीजी की वैल्यूएशन कई कंपनीज के बहुत रिच आएंगे और कईयों के एकदम मॉडरेट होते हैं, और एंड डिजर्विंगली सो। मतलब उसके पीछे कारण भी ये है कि आज एचयूएल को वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है कि इस बड़े बेस पे भी उन्होंने 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया और काफ़ी समय से डबल डिजिट में रहे। मुझे ऑफकोर्स उस वैल्यूएशन से भी थोड़ी सी वो है कि भाई ये इतना 60 टाइम्स फॉरवर्ड नहीं रह सकता। बट मैरिको ने जो दिखाया उससे ये आपको साफ जाहिर है कि जहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुआ वहाँ पे मार पड़ने की गुंजाइश ज़्यादा है। लोग जल्दी से उसको पिटाई इसलिए करने लग जाए कि इतनी वैल्यूएशन आपको हम तो दे रहे हैं और आप ला रहे हो 4.5% वॉल्यूम ग्रोथ, आप मार्जिन में कॉम्प्रेशन दिखा रहे हो, तो किस वजह से आपको ये प्रीमियम? तो प्रीमियम इज द क्वेश्चन, और जहाँ जहाँ प्रीमियम नहीं है वहाँ वो चीज़ें चलेंगी, बट जहाँ प्रीमियम है वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक बात है। अब तो ये एफएमसीजी कंपनियां और ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने के बाद जिस दुकान में बेचती हैं, वी मार्ट में, उनके नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देख लीजिए, वी मार्ट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 11% का, और नतीजे बढ़िया नजर आए हैं। 13.5% मुनाफा बढ़ा, मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट बढ़े, रेवेन्यू में 26% का इजाफा देखने को मिला है। वी मार्ट ट्रैक करते हैं, आप ट्रैक करते हैं तो बताइए। ट्रैक करते हैं क्योंकि ये पूरा जो रिटेल स्पेस है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है, और उसमें वी मार्ट की एक टेक्निकली तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज से ये स्टॉक गुजर रहा है, और मुझे लगता है जल्दी अपना ऑल टाइम हाई जो कि 3300 रुपये के आसपास है, 3300, इसको ये क्रॉस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। 2550 अगर से पोजिशनली आप ये स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको इवेंचुअली 3200 3300 के टारगेट्स वी मार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक जो की डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है वो ये है कि ये टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर में है प्रेजेंस, ना कि जो बड़ी सिटीज के अंदर में। तो इस वजह से जो कंपटीशन है वो इसको काफी लो है एज कंपेयर टू आपका एवेन्यू या फ्यूचर रिटेल। तो मुझे लगता है वो एरिया, वो स्पेस काफी अच्छा प्रॉमिसिंग है। और एक की डेटा इसके अंदर मैं आपको देता हूं कि ये जब भी कोई एक स्टोर खोलते हैं तो ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर में स्टोर लेवल पे इनका एबिटा पॉजिटिव ये आ जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड इस स्पेस में। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक हमेशा बहुत एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय लिस्ट में हम देखते हैं, मिड कैप जो पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर बना रहता है। प्रकाश, आपकी राय? इनफैक्ट तीनों नतीजे आप देखे आपने? नहीं, सो पहले तो टेक्निकल एनालिस्ट इतना अगर बहुत से फंडामेंटल्स को वो फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा गर्व करने वाली बात है कि फंडामेंटल्स मायने रखते हैं, जो लोग कई बार हम लोग उड़ा देते हैं ना कि आप लोग तो बताते हो लॉन्ग टर्म वाली चीजें। तो थैंक यू फॉर दैट आशीष। बट वी मार्ट के अलावा आप देखिए फ्यूचर रिटेल, आप देखिए शॉपर स्टॉप, इन सब की जो सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये बहुत ही बढ़िया आई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो व्हाट इज इट टेलिंग, जो हेमंत ने कहा कि कपड़े बिक रहे हो या ग्रोसरी बिक रही हो या जो भी है, जहां बिक रही है वहां पे जरूर वो है, लेकिन जो एफएमसीजी है उस पर प्रेशर ये है कि प्राइसिंग का वो दबाव है, तो वहां पे मार्जिन की वो प्रॉब्लम है, वॉल्यूम का इशू है, लेकिन जहां बिकती है वहां तो चीज बिक रही है। Exactly तो जो पॉइंट ऑफ सेल है दैट विल बेनिफिट मच मोर। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें वी मार्ट ऑफकोर्स अच्छा है, बट मैंने इतना क्लोजली फाइनेंशियल इसके ट्रैक नहीं किया। बट डी मार्ट में एवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जो करेक्शन आया था, क्योंकि इन्होंने भी कहा था कि हम थोड़ा कम मार्जिन में भी फुटफॉल थोड़ा बढ़ाने के चक्कर में है, जिस हिसाब से उनका वो रेडी वाला जो मॉडल चलना शुरू हुआ है, आई थिंक ये वापस से इसमें आपको महंगा है स्टॉक नो डाउट, बट गिरावट कहाँ आई है, कितनी आई?
और उसके बाद भी वो रिकवर हो चुका है। तो ये अगर गिरता है कोई कारण से, कोई जिस दिन भी थोड़ी हल्की फुल्की इसमें करेक्शन आती है, तब इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इस पर रखिएगा नजर। लेकिन ना 2 साल पहले कुछ निकाल रहे हैं हेमंत, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं उनके लैपटॉप में जोड़ा, वैलेंटाइन शब्द लिखा था वहाँ पे, है कि बता दीजिए। 2 साल पहले आप सब लीक कर देते हैं पहले। 2 साल पहले टीज करना पड़ता है ना। वागले साहब को एक शेयर से इश्क हुआ था। वागले साहब, याद है आपको? बहुत सारे इश्क है मेरे, किस किस को याद करूं मैं? नहीं, 2 साल पहले से हमें सबकी याद रहता है। देखो नहीं पर इन्होंने इनके लिए कह रहा हूं भी किया कि शेयर है सर, हमने ये नहीं कहा। वो वाला आपसे पर्सनल वाला सवाल हम यहाँ पर नहीं पूछेंगे ऑन एयर। शेयर वाला आप बाटा की बात कर रहे हैं, भारत फोर्ज की भारत फोर्ज की बात। हाँ, तो बी वाला ही है। हाँ, बी वाला ही है। तो देखिए, तो 2 साल पहले बाटा ने तो आपका साथ दिया। करेक्ट। भारत फोर्ज ने आपको बहुत बार डिच किया है। करेक्ट। अच्छा, आप कल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल, हाँ, डिच किया है ऑब्वियसली, और आज और करेगा। अच्छा, आज और करने वाला है। अच्छा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखिए वैलेंटाइन वीक जो है ना, अभी कल से शुरू हो रहा है। वीक शुरू होता है, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे 14 तारीख को। वागले साहब, आप अब इस बार 14 तारीख के लिए कोई एक बढ़िया सा वैलेंटाइन पिक ढूंढ लो। तो ये तो टीजर हो गया। अगले हफ्ते 14 तारीख को वागले साहब आपको बढ़िया स्टॉक बताएंगे, बाटा जैसा आपका। लेकिन भारत फोर्ज के लिए आज का दिन मुश्किल भरा है। क्लास 8 ट्रक ऑर्डर जो है वो 68% घटे हैं। कंपनी तो अच्छी थी, आपने मतलब जो पसंद की थी वो तो बढ़िया शेयर स्क्रिप्ट पसंद की थी, लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए ये बताइए। हेमंत, पहले तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं। जी सर। अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मानते। हमने जो लेवल पे बात की थी फेब 17 में, याद है आपको? बिल्कुल याद है। लगभग 470 480, वहां से वो स्टॉक 800 के आसपास गया है, 770 780 के आसपास। तो हमारा टारगेट मीट हुआ। अच्छा, हासिल हुआ है? हासिल हुआ है और फिर गिरा है। फिर तो सही है, कोई बात नहीं। लेकिन वो फिर भी मैं ये 400 आप जैसे हैवीवेट एक्सपर्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो आपकी मोहब्बत परवान चढ़कर ना खाओ। 2 साल बाद भी सर वहां से घूम के वापस आ जाए, बरकरार रहता है तो आज ये 4 डिजिट होता। अच्छा, बाटा आपने कहाँ बताया था और क्या हुआ ये भी तो बताइए। बाटा मैंने लगभग 780 हमने ही बात की थी, आप ही ने तो आइडेंटिफाई किया था या हमारी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि आप जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमको प्रोवाइड नहीं करेंगे हमारे रडार पर नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो टीजर था सर, आप इसे दिल पे मत लेना। नहीं, अगले हफ्ते कोई बढ़िया ऐसा वैलेंटाइन पिक जरूर देना हम लोगों को, इसका इंतजार रहेगा हमें। तो ये तो खाली टीज कर रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ वैलेंटाइन कुछ तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, खैर बताइए भारत फोर्ज के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? हेमंत, भारत फोर्ज का बेसिक मोमेंटम अभी ऑन द नेगेटिव साइड है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट लेवल्स ऑफ 480 जो स्टॉक 700 750 से गिरा है, ये लेवल पे मैं बेचने के पक्ष में भी नहीं हूँ। मुझे लगता है 460 ऑन द डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 520 530 एक रेजिस्टेंस है। ये रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ऑलराइट, तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र। और बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का इसका चार्ट दिखाते हैं आपको, और इसके नतीजे आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मर्जर के चलते इस बार नतीजों में बड़े बड़े नुकसान दिखेंगे, लेकिन कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? देवान साहब, आपको नंबर्स कैसे लगे? क्योंकि फंडामेंट मतलब बात सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक क्या ना परफॉर्मेंस नहीं है मुझे मजा नहीं आता। नंबर का है? हाँ, तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाते हैं इस स्टॉक के। ये FTD वाली चीज बड़ा वाला है। हाँ, तो और ये अभी थोड़ा और रह सकता है सर। इसमें जो होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर जब तक कोलैप्स नहीं होगा, मतलब उसको नकारा नहीं जाए कि उसकी जरूरत ही नहीं है, पहले थी अब नहीं है, तो उसके जो टुकड़े जो हैं, जो ओनरशिप हैं, वो जब तक वो नहीं हो जाते तब तक इसमें बहुत जान आनी मुश्किल है। तो वो होना जरूरी है और वो हो भी रहा है, वो प्रोसेस जारी है। कभी भी उसका आपको आउटकम देखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसकी वेट की जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम करेक्शन और है, rather than any change। बैंक बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन नंबर जब आना शुरू होंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है आज बढ़ भी जाए। वागले साहब, ये बाउंस अगर दिखाए, क्योंकि पता था नंबर्स कमज़ोर आएंगे, मैनेजमेंट ने खुद ही कमेंट्री इस तरह की दी थी, तो कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है ऊपर में? आप IDFC फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये FNO स्टॉक है नहीं, बराबर ना? ये IDFC FNO में है, मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट FNO में नहीं है। लेकिन ये बाउंस बैक 50 तक कंटिन्यू हो सकता है। मुझे लगता है 48 to 50 तक ये स्टॉक जा सकता है।
ओके चलिए, तो हम लोग चेक कर रहे थे आईडीएफसी पेरेंट जो कंपनी है वो एफएनओ में है, आईडीएफसी फर्स्ट एफएनओ में नहीं है, तो क्या लेवल्स आपने बताए? 48 to 50 ये लेवल की मैं बात करूंगा। कल का क्लोज 43 43.10 ऐसे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो पहले आईडीएफसी बैंक हुआ करता था, अब उसी का नाम बदला है। तो ये दोनों आईडीएफसी जो पेरेंट कंपनी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो दूसरा बैंक है, ये दोनों ही वायदा कारोबार में है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सेम ही कंपनी है। उसका अब नाम बदल गया है। पहले कैपिटल फर्स्ट एक और अलग हुआ करता था, अब वो यहाँ पे नहीं रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। तो ये तो फिर हमेशा बैन में ही रहता है। ये तो मैंने आज का डेटा तो नहीं देखा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल इसके नंबर्स जो हैं वो दमदार नहीं आ रहे हैं, इस पर नज़र रहने वाली है। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरा एक रिकैप करके बताएंगे आशीष कि कहाँ पर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। आशीष, ओवर टू यू, बताइए। देखिए, आज सुबह सुबह नीरज कह रहे थे कि जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होना है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, ट्रम्प साहब जिसे छुएंगे, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने हाईलाइट करा था कि फार्मा कंपनीज को रडार पे रखें, और वाकई ऐसा हुआ है। जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है उसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अनएक्सेप्टेबल है कि यूएस अपने बाकी देशों से ज्यादा, आसपास की कंट्री से ज्यादा ड्रग्स पे खर्च करे, ड्रग के लिए ज्यादा पे करे। लेजिस्लेशन जल्दी लेकर आएंगे प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और उनका कहना है कि अगला मेजर प्रायोरिटी जो अब उनकी सरकार की होगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती है उनकी प्राइसेस को अब कंट्रोल करने की कोशिश होगी। तो प्राइसिंग को लेकर दिक्कतें यूएस में आई थी, और ट्रम्प साहब का यह बयान फिर दिक्कत करेगा। ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सारे फार्मा पैक को अपने रडार पे रखें। टेक महिंद्रा, हालांकि कल बाजार बंद होते होते नंबर्स आए तो शायद रिएक्शन नहीं है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है क्रॉस पैरामीटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.25%, जो कि स्ट्रीट के किसी भी एस्टिमेट से बेहतर। एचपीसीएल, और कमजोर आंकड़े हैं, खैर कुछ एंटिसिपेशन भी था बाजार में। तो Q3 का जो कोर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें दबाव है, $3.6 के आसपास आया है। पर यार इस स्टॉक के लिए तो इलेक्शन का जो ओवरहैंग बना हुआ है वो अलग कहानी, तो नंबर्स पता नहीं किस तरह का रिएक्शन हो। जुबिलेंट ग्रुप, तो आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट इंडस्ट्री, सब रडार पे रखें। प्रमोटर ग्रुप वो कॉर्पोरेट ब्रांड रॉयल्टी चार्ज नहीं करेगा, वो डिसीजन डेफर कर दिया या फिर वापस ही ले लिया, 25 बेसिस पॉइंट जो चार्ज करना था, तो ये पूरा पैक रडार पे रहेगा। अब ये भारत फोर्ज, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, जीएनए एक्सेल्स, इन सब कंपनीज को रडार पे रखे हैं। अमेरिका में वो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स फिर से सामने आए, और ये लगातार दूसरा महीना है बेहद कमजोर परफॉर्मेंस है। जनवरी क्लास 8 ट्रक सेल्स साल दर साल 68%, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 26% गिर गए। हिंडाल्को, अच्छी खबर, नोवेलिस जो इसकी सब्सिडरी है, Q3 के नतीजे आए उसके, उम्मीद पे खरे उतरे, एडजस्टेड EBITDA 5-6% का उछाल दिखा रहा है। टोरेंट पावर कमजोर मार्जिन से, हालांकि टॉप लाइन स्टडी, आय 18% बढ़ी है लेकिन मार्जिन 550 बेसिस पॉइंट घट गए। टाटा केमिकल्स कमजोर, अक्रॉस सेगमेंट्स कमजोरी नजर आएगी आपको, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स घटे। ब्लू स्टार कमजोर, और ये कंपनी तो दरअसल लॉस क्लॉक कर दिया है, और कूलिंग प्रोडक्ट का जो मार्जिन है आधा हो चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे थे, एनआईआई 131%, खैर मर्ज एंटिटी है तो स्ट्रीट में नंबर्स में एबरेशन तो इस लिहाज से देखने को मिलेगा। लॉसेस 1500 करोड़ रुपए के आसपास के। रियल एस्टेट एज अ स्पेस रडार पे रखें। डीएलएफ के नंबर्स आए, ऑन ट्रैक है, लग रहा है कि एनुअल सेल्स गाइडेंस से कंपनी मीट कर लेगी। शोभा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, तो आय तो जरूर 25% बढ़ी, मुनाफा लेकिन 13%। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, इसके नंबर स्ट्रॉन्ग है, आय में 62% और मुनाफे में 32% का उछाल।